सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 इसके दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है राजा और उनके राज्य, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स पार्ट 2। इसके पूर्वार्ध भाग के बारे में हमने कल ही इसका अध्ययन किया, जहाँ पर हमने त्रिपक्षीय युद्ध में लगे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहारा, पाला, इसके बारे में हमने पढ़ा। और भी हमने इसमें जानकारी हासिल की कि कैसे कोई भी व्यक्ति राजा या क्षत्रिय न होते हुए भी हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान करके क्षत्रित्व प्राप्त कर सकता है। और भी हमने कई इस पाठ के मुद्दों के बारे में अध्ययन किया। आज हमारे अध्ययन का विषय चोल साम्राज्य है। आइए इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करें। उरैयूर से तंजावुर तक चोल दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राज्य था। इस वंश के शासकों ने 400 वर्ष तक शासन किया। इनके राज्य में आधुनिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल थे। चोल वंश का पहला शासक विजयालया था, जिसने 846 से लेकर 871 तक शासन किया। इन्होंने कावेरी नदी के डेल्टा पर स्थित मुटियार शासक, जो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे, उन्हें हराकर चोल वंश की स्थापना की। दक्षिण भारत की गंगा जिसे कहा जाता है कावेरी नदी, उस नदी के डेल्टा पर मुटियार नामक सामंतों का शासन था, जो कि पल्लव राजाओं के अधीन का शासन करते थे और जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी। उनको विजयालया ने हराया और इस प्रकार से चोल वंश की स्थापना दक्षिण भारत में की। वहाँ उन्होंने तंजावुर शहर बसाया और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर भी बनाया। इस मानचित्र को आप गौर से देखिए। कावेरी नदी के किनारे आपको उरैयूर ये शहर दिखेगा। ये कावेरी नदी है और यहाँ पर मुटियारों का शासन था, जो कि पल्लव जो है साम्राज्य के अधीन थे। इनको चोल राजा विजयालया ने हराया और इनको हराकर बाद में तंजावुर नाम का शहर बसाया। Look at this map carefully. You can see Kaveri River delta across the Bay of Bengal. Here there is a feudal lords called Mutiyar, who were ruling over this place under the control of the Pallav dynasties, whose capitals was Kanchipuram. And these Mutiyars were defeated by Chola king Vijayalaya. And by defeating them, he captured all the territories of the Pallava dynasty and established the Chola empire. And he established a new city called Thanjavur across the bank of river Kaveri. Chola was the famous dynasty of the South India. Its ruler ruled over India for 400 years. It included the modern state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka. Vijayalaya, who ruled over South India in between 846 AD to 871 AD, was the first ruler of Chola dynasty. He defeated Mutiyara, who were the subordinate of Pallava near Kanchipuram, and established Chola empire. There he established Thanjavur city and also established Nishambhu Sudani goddess temple. विजयालया के बाद राजराज प्रथम चोल वंश का शासक बना। उसने 985 ईस्वी से 1016 ईस्वी तक शासन किया। चैर, पांड्य, वेंगी और चालुक्यों को हराकर दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। मतलब विजयालया के बाद राजराज प्रथम ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने आसपास के जितने भी पड़ोसी साम्राज्य थे उनको उन्होंने हराया। उनमें चोल थे, पांड्य थे, वेंगी थे और चालुक्य थे, और उनको हराकर दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया, उसको सुदृढ़ किया। राजराज प्रथम के बाद
पुत्र राजेंद्र प्रथम, जिसने 1016 से 1044 तक चोल साम्राज्य पर शासन किया और जो चोल वंश का शासक बना। इन्हें गंगई कोंड की उपाधि दी गई। गंगई कोंड की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर भारत में, पूर्व में बंगाल और पूरे गंगा के मैदानी प्रदेश तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और गंगई कोंड का अर्थ है कि राजराज प्रथम के घोड़े ने जो है उत्तर भारत की गंगा नदी से लेकर दक्षिण भारत की कावेरी नदी तक जितने भी नदियां हैं उन सभी का उन्होंने पानी पिया। इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम शहर भी बसाया राजराज प्रथम ने। इन्होंने बंगाल के पाल शासक, दक्षिण पूर्व एशिया के शासक श्री विजय को हराया। इन्होंने सुदृढ़ नौसेना भी विकसित की, यानी इनका साम्राज्य हमारे भारतीय भूमि से बाहर तक भी फैला। इन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया यहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया राजेंद्र प्रथम ने। उरय्यूर टू तंजावुर। आफ्टर विजयालया, Rajraj first became the emperor of Chola. He ruled between 985 AD to 1016 AD, having defeated Chera, Pandyan, Vengi and Chalukya. He established strong empire in the South India. Means he, after unlike his father Rajraj first, he tried to extend his boundary all over India, from North India to the northwest of India, and he also defeated Pala king. That's why after Rajraj first, his son Rajendra first, whose reign in India was between 1016 AD to 1044 AD, became the emperor. He was given the epithet Gangai Konda Cholapuram. Why it is called Gangai Konda Cholapuram? That his horses has drank the water of Ganges, Yamuna, Brahmaputra and all the major rivers of the Indian peninsula, and he was undefeated. He was victorious. That's why he was given the epithet or the title Gangai Konda Cholapuram. He established a city, Gangai Konda Cholapuram, across the bank of river Kaveri. He had defeated the Pala of Bengal and Sri Vijaya, the ruler of Southeast Asia. भव्य मंदिर और कांस्य कला, splendid temples and bronze sculpture. चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके स्थापत्यकार थे कुंजर मल्लन पेरू थच्चन राजराजेश्वर। ये एक बहुत ही भव्य मंदिर है भारत में बना हुआ, और इसकी जो नक्काशी है, बाहर जो मूर्ति कला है वो अनुपम है। इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारा श्रम लगा, और इसका जो शीर्ष है, इसके शीर्ष पर लगभग 980 टन का जो है पत्थर, नक्काशीदार पत्थर लाकर रखा गया, जो मंदिर का शिखर बना। और उसको बनाने के लिए उन्होंने 4 किलोमीटर लंबा पुल बनाया, और इसी के नाम से इसको चारू पल्लम भी कहा जाता था। तो ये मंदिर स्थापत्य और विशालता में बेजोड़ थे। इस तरह राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम के पास कई मंदिर बनाए। मंदिर के साथ जुड़े शिल्प में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं थी, यानी ब्रॉन्ज की बड़ी जो या कांस्य की बड़ी मूर्तियां यहाँ पर बनाई जाती थी। और ये मूर्तियां बनाने के लिए जो कारीगर थे, वो कारीगर ये पूरे भारत में, पूरे मध्य एशिया तक जो है प्रसिद्ध थे। और ये जिस पद्धति से ये कांस्य की मूर्तियां बनाते थे, इसे लुप्त मोम तकनीक कहा जाता था। लुप्त मोम तकनीक मतलब क्या? पहले किसी भी आकृति की मोम की आकृति बनाई जाती थी।
विशालकाय आकृति बनाई जाती थी। फिर उस मोम के चारों ओर मिट्टी का, गीली मिट्टी का लेप लगाया जाता था। जब मिट्टी सूख जाती थी तो उसको पकाने के लिए भट्टी में डाल देते थे। अंदर का जो मोम होता था वो पिघल कर बाहर आ जाता था और फिर उस छिद्र में वो पिघला हुआ कांसा डालते थे, यानी ब्रॉन्ज डालते थे और इस तरह से वो आकार, मूर्ति का आकार ले लेता था। तो ये जो तकनीक है इसको हम लुप्त मोम तकनीक कहते हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की ही होती थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। इसमें सबसे विशिष्ट है भगवान विष्णु की कांस्य की मूर्ति, भगवान शिव की नटराज रूप में जो मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये देखिए, ये है राजराजेश्वर मंदिर और इसके स्थापत्यकार कौन थे? कुंजर मल्लन पेरुथच्चन राजराजेश्वरा, जो कि राजा प्रथम ने बनवाया। Look at this temple. This temple was built with the initiation of the greatest Chola emperor Raj first. ये देखिए, ये कांसे की मूर्ति है। ये जो है लुप्त मोम पद्धति से बनाई गई है। लुक एट दिस स्कल्पचर. दिस स्कल्पचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द bronze sculpture and which is made by using the technique of lost wax technique. Splendid temples and bronze sculpture. Chola ruler Raj first built Rajrajeshwar temple at Thanjavur and his architect was Kunjar Mallan Peruthachan Rajrajeshwara. Why do we know his name? Because his name was inscribed over the walls of this temple, and this temple is elegant in the sculpture, elegant in the size, and elegant in the architecture. That's why so many pilgrims, so many tourists come to witness this marvel of the architecture in India. This temple was a marvel of architecture and appearance or design. Similarly, Rajendra I constructed so many temples during the reign near Gangaikonda Cholapuram. Amongst the crafts associated with the temple, the making of the bronze images was distinctive. It was prepared by using lost wax technique. In this technique, first of all, the sculptor developed an idol from the wax, and he smeared that the wax idol with the wet mud, and let it dry for some time. After that, he placed that idol in the furnace. Due to the heat, all the wax melt away and oozes out from a pore generated in the wax idol. After that, the molten bronze is poured into the hole of the mud mold, and after some time, after cooling of the bronze inside that mold, the final idol emerged. Most of the images were of deities, but sometimes were made up of devotees also. मंदिर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र. ये मंदिर क्यों बनाते थे राजा अपना, जैसे कि हमने इस लेसन के पूर्वार्ध में पढ़ा कि बहुत सारे राजा अपनी शौर्य, अपना वैभव, अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए मंदिर बनाते थे. तो ये चोल शासक भी उनमें से एक थे. और ये जो जब मंदिर बनाए जा रहे थे तो उस मंदिर
को बनाने के लिए जो सामग्री लगती थी, उस सामग्रियों को अलग अलग बैलगाड़ियों पर लाने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। उनके साथ मवेशी होते थे, कारीगर जो उन पत्थरों को तराशते थे। फिर उस मंदिर के चारों तरफ फूल माला बेचने वाले, सोनार, लोहार, किसान, क्योंकि ये चोल राजाओं ने बहुत सारी ज़मीन ब्राह्मणों को दी थी, तो उन पर खेती होती थी। और वो जो खेती में जो भी उपज होता था, गेहूँ, चावल वगैरह, वो सब इसी मंदिर में देवी देवताओं को भोग चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो इसीलिए इस मंदिर के चारों तरफ एक छोटी मोटी बस्तियाँ डेवलप हुई। आज भी आप देखिएंगे बहुत सारे मंदिर हमारे महाराष्ट्र में, अगर आप सिद्धि विनायक का मंदिर देखेंगे मुंबई में, या फिर जो है शिरडी में साईं बाबा का मंदिर देखेंगे, या तिरुपति बालाजी का मंदिर देखेंगे आंध्र प्रदेश में, इस मंदिर के चारों तरफ बस्तियाँ, सेटलमेंट्स हो गए, जिसमें तरह तरह के व्यवसाय करने वाले लोग जो रहने लगे। See, these temples built by the Chola emperor were a sort of a economic hub. So many peoples dealing with so many occupation gather around the temple. Some are the sculpture, some were the architecture, some were the garland maker, some were the iron smith, some goldsmith, farmers, like that. So a type of small type of settlement developed around this temple, and everybody earn their livelihood through the money generated in the temple. ये मंदिर बस्तियों के केंद्र थे। टेम्पल्स वर द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट। ये मंदिर शासकों और सामंतों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। Means the king or the feudal lord used to give land to the Brahmins, and this gift, or this offer of land to the Brahmins was called Brahmadev. Temples were endowed with the land by the rulers and feudal lords. इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास और उनके लिए कार्य करते थे। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। The produce of this land went into maintaining all specialties who worked at the temple and very often lived near it. मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। बहुत सारी विधियाँ जो है मंदिरों में की जाती थी। कई बार राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतीक दर्शाने के लिए अपना दरबार मंदिर के अहाते में लगाते थे, वहीं पर न्याय संपादन देने का काम करते थे। वो ये दर्शाना चाहते थे कि ईश्वर के बाद मैं ही उनका प्रतिनिधि, ईश्वर के प्रतिनिधि बनकर निष्पक्ष रूप से न्याय संपादन करूँगा या न्याय साधना करूँगा। आगे की चर्चा में इसके बारे में आप पढ़ेंगे। टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल and cultural life as well. Right now I have explained you about the economic activity dealt with the temples. Social activity, sometimes the king, Raj first or Rajendra one, they arrange their court in the corridor of these temples, and thus want to give the message to their citizen that I am the representative of the God and I will not do any kind of injustice. I am the representative. And there were so many festivals which were organized in the premises of the temple, like Venkateshwara birth, or the Lord Krishna's birth, and so many ceremonies, so many cultural activities were organized in the corridor of the temple. So thus these temples were the hub of economic, social and cultural life. कृषि और सिंचाई। चोल साम्राज्य के विकास का मुख्य आधार कृषि
और कृषि में हुई नवीनतम प्रौद्योगिकी थी। चोल साम्राज्य में कृषि की पद्धति में काफ़ी बदलाव हुआ। जो कावेरी नदी जो है डेल्टा जिस स्थान पर बनाती थी वहाँ पर बहुत सारे जो है जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करती थी और इसी जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण पर चावल की खेती की जाती थी। कृषि की पैदावार और कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो है कावेरी नदी के आसपास के जंगलों को साफ किया गया। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए नदी तटबंधों का भी निर्माण किया। नदी तटबंध मतलब नदियों के जो किनारों को जो मिट्टी के जो बंधों से ये ऊंचा किया गया ताकि बाढ़ के वक्त पानी शहर में या गांव में न फैले। कृषि सिंचन के लिए कावेरी नदी से कई नहरें निकाली। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए कई कुएं भी खुदवाए, सरोवरों का भी निर्माण कराया। यानी ये जो तमिलनाडु का एरिया है, जो पश्चिमी भाग में जो स्थित है तमिलनाडु का क्षेत्र, तट से सुदूरवर्ती भाग, वहाँ पर बारिश कम होती है। तो ऐसे शुष्क इलाकों में उन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए जिससे वर्षा का जल संग्रहित किया जा सके। जल के प्रवाह को नियोजित करने के लिए उन्होंने जल द्वार का निर्माण कराया। जल द्वार मतलब एक प्रकार का पिलर होता है जो पानी के प्रवाह को निर्देशित करता है कि कितने नदियों में या सरोवर में जल का कितना स्रोत बच गया है। इसी सिंचन व्यवस्था के आधार पर चोल साम्राज्य में वर्ष में 2 फसलें ली जाती थी। ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, जल द्वार। ये एक प्रकार का ये लेवल दर्शाने का काम होता है। नदी ऊपर की स्तर से जैसे जैसे नीचे की स्तर पर आती है, तो ये ग्रामवासियों के लिए एक सूचना है कि पानी को किफ़ायती तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दिस फिगर shows the sluice. Sluice is a kind of a gate or the level or the indicator of the flow of the Kaveri river. As the level of the Kaveri river decline towards the lower strata, it is the indication that water has to be carefully utilized. Most of the achievement of the Chola Empire were made possible through new technique in agriculture. And extensive agriculture developed over Kaveri's fertile plain between 5th to 6th century. Forests were cleared to increase the area under agriculture. To check the flood in Kaveri river embankment was constructed. What do you mean by embankment? Embankment is a sort of the mud wall which is constructed across the bank of Kaveri river so as to control floods. Several canals were drawn from Kaveri river. In drought area, wells were dug to conserve the water. Several lakes and ponds were developed. To regulate the outflow of water from a tank, a sluice gate is constructed. On the basis of this irrigation system, at least 2 crops are harvested each year. Since Kaveri river supplies the plenty of the water for irrigation, moreover it is a source of fertile alluvial plains over the bank of Kaveri river or over the deltatic region of the Kaveri river. Canals were drawn in the Chola Empire. Wells were dug to conserve the rainwater. Sluice gates were prepared to
to monitor the level of the water of the Kaveri and to monitor the rate of the flow of the Kaveri river. So due to all this scientific technique, all this scientific planning, peasants of the Chola Empire were able to reap more than 2 crops in a year. साम्राज्य का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। चोल साम्राज्य के प्रशासन को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है प्रांतीय प्रशासन, तीसरा है स्थानीय प्रशासन। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। केंद्रीय प्रशासन में सर्वोपरि सर्वोच्च पद पर कौन आसीन था? राजा। राजा के नीचे पुरोहित, मंत्री और उनके मंत्री परिषद एक सहायक के तौर पर काम करते थे। इनको महामात्य भी कहा जाता था, कई बार इनको नगर श्रेष्ठी कहते थे, महादंडनायक। ये कुछ पद थे जो चोला साम्राज्य में उस वक्त काफ़ी प्रचलित थे। महामात्य मतलब चीफ मिनिस्टर, श्रेष्ठी का मतलब नगर पाल, और महादंडनायक इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो न्याय देने का काम करता था। वेल्लाल धनी भूस्वामी, मुवेंद्र वेलन जैसे यहाँ पर अन्य अधिकारी भी थे जो राजा को समय समय पर मदद करते थे। व्यापारी के संघ को नगरम कहते थे, क्योंकि ये सब के सब जो राजधानी में रहा करते थे और इसीलिए ये केंद्रीय प्रशासन के हिस्से बन गए। आइए अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिसे मंडलम कहते थे। प्रांत मतलब स्टेट्स। आज के जैसे हमारे भारतीय राज्य है, उस समय चोला साम्राज्य को भी कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया था, जो कि एक बड़ी इकाई थी शासन की। यह गवर्नर के अधीन थे। प्रांत छोटे छोटे जिलों में विभाजित थे जिनको वलनाडु कहा जाता था। तो ये जो राज्य है उनको छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाते थे, जिलों में विभाजित किया जाता जिनको वलनाडु कहते थे। तो केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। अब हम बात करते हैं स्थानीय व्यवस्था के बारे में। प्रत्येक गांव में ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा होती थी जो गांव का प्रशासन संभालती थी। उनको उस सभा को हम उर कहते थे। उर ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा होती थी जिनको उर कहते थे। कर वसूल करने और दंड देने का कार्य ये उर सभा करती थी। गांव के समूह को हम नाडु कहते थे। गांव साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी और इसी को हम नाडु कहते थे। तो उर क्या है? ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा जो कि गांव में रहती थी। गांव के छोटे छोटे समूह को हम नाडु कहते थे और जिलों के छोटे छोटे समूह को हम वलनाडु कहते थे। और इसीलिए देखो तमिलनाडु ये नाम कैसे पड़ा? तमिल भाषा बोलने वाले प्रांत को नाडु कहते हैं। तमिल, ठीक है। Administration of the empire. The Chola administration was divided into three layers. One is the central administrative. At the central administrative, king was the supreme authority or the ruler. Purohitas, ministers, cabinet ministers were their subordinate who used to help from time to time in the administration of the state to the king. And there were some ministers who were prevalent in the Chola dynasty, and those were known as Mahamatya. Mahamatya means the prime minister or the chief minister, like that. Shreshthi and Mahadandanayaka means executive magistrate. Similarly, Vellal, a rich landlord, a group of rich landlord known as Vellal. Muvain the Velan, or whom we call Urayur, and just like other ministers were also there to help to assist the king in the central administration. Council of States were called Nagaram. Federal administration. Now this is the state level administration. Empire was divided into several states under Chola Empire. They were known as Mandalam. Each Mandalam was headed by a governor.
Each state was divided into small district called Valnadu. Valnadu. So this is the state administration. State empire was divided into several states called mandalam, and these mandalam were headed by the governor, and the states and these districts, the group of the districts under a mandalam were called Valnadu. Now local administration, or whom we call a village administration. The head of the village administration was a sabha, whom we call Ur. Ur is the council of the Brahmins, landlords. Its prime task was to collect taxes and dispense justice to the people. The cluster of several villages is called Nadu, and thus Tamil Nadu state the present state Tamil Nadu got its name. Tamil means a language, Nadu means a village. So a village where Tamil language is spoken is called Tamil Nadu. सभा का चुनाव किस प्रकार किया जाता था? हाउ द मेंबर ऑफ सभा इलेक्टेड? तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर, तमिलनाडु में एक ज़िला है जिसका नाम है चिंगुलपेट। वहाँ पर एक स्थान है उत्तर मेरूर, वहाँ पर चोल वंश का कोई अभिलेख प्राप्त हुआ होगा। उसमें जो है ब्राह्मणों की सभा का के सदस्य का चुनाव किस प्रकार होता था, उसका संपूर्ण विवरण दिया गया है। तो वो विवरण इस प्रकार है। सिंचाई, बाग बगीचों, मंदिरों की देखरेख के लिए अलग अलग समितियां होती थी। आर्थिक दृष्टि से संपन्न तथा शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक था। यानी जो भी सदस्य सभा के सदस्य बनना चाहते थे, हाँ, या जिनका चुनाव होना चाहता था, उनके लिए दो क्वालिफ़िकेशन, दो योग्यताएं आवश्यक थी। पहला, उनका आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना। ये इसलिए रखा जाता था क्योंकि अगर कोई आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होगा तो वो जब चुन कर आएगा तो वो जो संपत्ति का अपव्यय करेगा या उसमें धांधली करेगा। इसलिए धनी व्यक्ति को ही चुना जाता था, और वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत और अन्य भाषाएं आनी चाहिए, उस पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए। योग्य व्यक्तियों के नाम तालपत्रों के छोटे टिकटों पर लिखकर मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। अभी चोल सभा के चुनाव के लिए जो भी उम्मीदवार है, हाँ, उन उम्मीदवारों के नाम पहले एक चिट्ठी पर, एक कॉपर प्लेट पर लिख लिए जाते थे, और उसको फिर एक घड़े में, मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था, और फिर बाद में किसी एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था। और जो सभा की जो समितियां होती थी, जैसे बाग बगीचा समिति, या फिर मंदिर व्यवस्थापन समिति, या फिर सिंचाई समिति, या फिर कृषि समिति, इसके जो मेंबर्स है, इसका जो अध्यक्ष है, हाँ, उसके चुनाव के लिए उनके नाम की चिट्ठियाँ बनाकर मिट्टी के घड़े में रख दी जाती थी। फिर किसी छोटे बच्चे को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जिसके नाम की चिट्ठी आती है उसे उस समिति का अध्यक्ष या उस समिति का सदस्य बना दिया जाता था। How the members of Sabha elected? The description about the procedure is depicted, is inscribed over a prashasti which was discovered near Chingulpet, a place called Uttar Merur in Tamil Nadu. I am reading for you. Inscription from Uttar Merur in Chingulpet district, Tamil Nadu. Tamil Nadu describes the way in which Chola Brahman Sabha was organized. The Sabha had separate committee to look after irrigation work, garden, temples, etc. Candidates should have sound economic background and well educated too.
Why sound economic background? So if a person is elected over the council or the committee of the Sabha, he will not do any kind of bribery or forgery in the wealth, in the accounts, and he should be educated too. He should have the knowledge of Vedas, Shastras, Sanskritas, and other parameters required for the election in the council of Sabha. Names of those eligible candidate to be member of these committees were written on small tickets of a palm leaf. These tickets were put in a small earthen pot. A young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee whose name appears. That person would be elected over that XYZ council or committee. अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा, आइए उसका एक पुनरावलोकन कर ले। प्रश्न क्रमांक 1, चोल प्रशासन में गांवों का समूह क्या कहलाता है? इन चोला एम्पायर व्हाट डज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस आर कॉल्ड? इसका आंसर है नाडू, एंड करेक्ट आंसर इज नाडू। सेकंड क्वेश्चन, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसके स्थापत्यकार कौन थे? ड्यूरिंग हुज रेन राज राजेश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट, एंड हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द टेम्पल? सही उत्तर है राजराज प्रथम, और जो स्थापत्यकार का नाम है कुंजर मल्लन पेरुथच्चन राज राजेश्वरा. The king who initiated to build the Rajrajeshwara temple was Rajraj first, and the architect, the name of the architecture was कुंजर मल्लन पेरुथच्चन राजराजेश्वरा. अब तीसरा प्रश्न, चोल साम्राज्य का पहला राजा कौन था? इन्होंने किसे हराया? Who was the first king of Chola dynasty? Whom did he defeated? सही उत्तर है विजयालया, और इस विजयालया ने किसको हराया? मुट्टियारों को हराया, और ये मुट्टियार किसके अधीन कार्य करते थे? पल्लव राजवंश के, और उनकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम. सो विजयालया defeated Muttiyaras, and Muttiyaras were the subordinate of Pallava dynasty, and whose capital was कांचीपुरम. आशा करता हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा. इसमें जितने भी मुख्य मुद्दे हैं वो मुख्य मुद्दे अपनी क्लास बुक नोटबुक में लिखिए, उसे याद कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, और परीक्षा के लिए तैयार रहिए. धन्यवाद.